हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो वैदिक गणित है उसमें घनफल प्राप्त करने के बारे में सीख रहे हैं। अभी कल आपने वर्ग प्राप्त करने के बारे में कुल 5 विधियों का अध्ययन किया था, जो आपकी संकलन विकलन विधि थी या यावदुनम तावदुनम विधि थी, द्वंद्व योग विधि थी, उपसूत्र अनुरूपेण विधि थी और सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि थी। और आज हम पढ़ेंगे घनफल के बारे में। इसकी कुल 3 विधियां हैं। एक तो सूत्र एकाधिकरण है, एक उपसूत्र अनुरूपेण है और एक निखिलन विधि है। इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको पहले से लिखवा चुका हूं। अब इसी श्रृंखला में मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा कुछ बच्चों ने कुछ समस्या पूछी है, और अगर हम उन समस्याओं की बात कर रहे हैं तो इसी श्रृंखला में देखो, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट के द्वारा पूछा तो 3.5 प्रश्नावली आपकी है। 3.5 उसमें जो प्रश्न संख्या 2 है उसके आपको 2 पार्ट करने मेरे को। ये तो कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। एक उसका जो छठा पार्ट है, ये दोनों मेरे को अभी आपको करवाने हैं। तो देखिए आप तीसरा और छठा पार्ट। तो देखो इसमें पहले मेरे पास क्या रहा है, प्रश्न संख्या जो तीसरा पार्ट हो, देखो इसमें लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। तो इसमें आपको k का मान प्राप्त करना है, जबकि मूल क्या आ रहे हैं आपके, वास्तविक और बराबर आ रहे हैं। तो आप यहाँ शर्त लिखोगे, a का मान तो 2 आ रहा है, b का मान k आ रहा है और c का मान 3 आ रहा है। तो आपको लिखना है मूल वास्तविक तथा बराबर होने की शर्त। तो जो शर्त आपने ये पढ़ी है कि जो b² - 4ac होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। अब जब इसका मान 0 है तो आप क्या लिखोगे, k का स्क्वायर - 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। अब k² माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 दूनी 8 और 3 8 24 बराबर 0। और k² का मान मेरे पास क्या आ गया? प्लस का 24। और जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर देखो आपके प्लस माइनस दोनों उत्तर आएंगे, और प्लस माइनस क्या आएगा? √24। अब देखो 24 का वर्गमूल पूरा होता नहीं है, तो आप क्या इसको क्या लिखोगे, यानी जब आप इसके 24 के टुकड़े करते हो, 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का 6, 2 का 3 और 3 का 1, यानी आपके पास इस तरह की कंडीशन आएगी। तो इसमें आपका जोड़ा केवल एक बढ़ रहा है, मात्र 2 का, तो 6 अंदर आ गया, और इस जोड़े का आपका 2 आ जाएगा बाहर, यानी क्या आ गया मेरे पास? 2√6। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया? जो k का मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। ये था आपका तीसरा पार्ट। अब इसी श्रृंखला में बच्चे ने छठा पार्ट कुछ, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब छठा पार्ट है उसको देखो, छठे पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है। छठा जो पार्ट आपके पास है उसमें ये लिखा था कि आपके पास एक जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ रही है। उसमें लिखा है kx² - 5x और प्लस k बराबर 0। ये प्रश्न है। इसमें भी आपके पास वही शर्त, आपको k का मान निकालना है और वही शर्तें आपको दी गई है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर a का मान तो हो गया मेरे पास k, b का मान -5 और c का मान k। तो आपको लिखना है 2 मूल वास्तविक तथा बराबर होने की शर्त लगानी है आपको, वास्तविक तथा बराबर होने की शर्त। और वह शर्त आपने पढ़ रखी है कि जो b² - 4ac है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर -5 का स्क्वायर -4 गुणा k बराबर आ रहा है 0 आ रहा है। और देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि ये तो आ रहा है मेरे पास 25, और माइनस में 4k² बराबर 0 आ रहा है, माइनस का 4k² बराबर आ गया माइनस का 25, माइनस कट कर लो, k² का मान आ गया 25/4 और k का मान आ जाएगा प्लस माइनस √25/4 और k का मान आ गया प्लस माइनस 5/2, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, और 4 का कितना हो जाएगा? 2। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से करना था। अभी देखो एक बच्चे ने एक समस्या और पूछी है, तो उसको भी आप देख लो। वो समस्या पूछी है बच्चे ने कि जो आपकी 1.1 प्रश्नावली है उसमें जो 18 का प्रश्न है वो मैं एक बार आपको करके बताऊँ फिर से। तो देखो आप इसमें सवाल नंबर 18, प्रश्नावली संख्या 1.1 में जो 18 का सवाल है उसको देखो आप सारी। उसमें क्या करना आपको, तो 18वें प्रश्न में आपको ये करना है। इसमें देखो ये आपको दवजांक विधि से भाग करना था, और किसका भाग करना था? ये करना था आपको 5, 8 और 7, 6, 4
इसमें भाग लगाना था आपको किसका, 59 का भाग लगाना था। तो 58,784 में आप किसका भाग देंगे, 59 का भाग देंगे। तो देखिए इसमें कैसे करना आपको, इसको यहाँ पर आप इसमें लगा देंगे अपना वही रूल, और यहाँ तो आएगा मेरे पास मुख्य अंक, तो आप लिखोगे मुख्य अंक, और यहाँ पर आएगा ध्वजांक। मुख्य अंक आपका 5 हो गया, ध्वजांक कितना हो गया 9। अब इसमें क्या करना आपको, केवल इकाई के अंक को बाहर लिखना है, बाकी सबको अंदर लिखना है। 6, 7, 8, 5 लिख दिया ना। अब देखो पहले 5 का भाग 5 में लगाते हैं एक बार, तो 5 में 5 का भाग गया एक बार, और शेषफल क्या है मेरे पास 0 आया, तो यहाँ भागफल 1 और शेषफल 0 आ गया यहाँ पर। अब जो आपका नया भाज्य है वो आएगा 0, 8 - 9 गुणा 1, यानी 8 - 9। संख्या माइनस में आ रही है, और मैंने बोल दिया संख्या माइनस में कभी नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो या तो आप इसमें भाग 0 बार लगा दो, नहीं सब इसमें क्या करते हैं, शुरुआत ही आप कर रहे हो ना, तो फिर आप इसमें ऐसा करो, एक अंक की बजाय आप 2 अंक सीधा काम है ले लो, ठीक है ना, क्योंकि 0 में भाग देने का मतलब कोई तुक नहीं हुआ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक अंक की बजाय 2 अंक सीधे काम में लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, 58 में 5 का भाग लगाना है, और मैंने बोल दिया कि भाग आपका हमेशा एक सिंगल अंक में आपका भाग जाना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 बार आपको कभी भाग नहीं लगाना है, न आपको 11 बार भाग लगाना है, कम से कम आपको 0 बार लगाना है, और अधिकतम आपको 9 बार। तो आपका यहाँ पर भाग कितने बार जाएगा, 9 बार, 9 पंजो 45, बचा कितना 13 बचा यहाँ पर। तो भाग तो गया है कितनी बार, 9 बार, और जो आपका शेषफल है यहाँ पर वो कितना आ गया 13, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब जो आपका देखो नया भाज्य वो कितना आ जाएगा, 137 - 9 गुणा 9, यानी 137 में से आपको 81 को घटाना है, तो आपके पास आ जाएगा 6, और 13 में से 8 गया तो कितना बच गया 5, 56। अब 56 में वापस से क्या करना आपको, भाग लगाना है कितने का, 5 का। मैंने बोल दिया कि भाग 9 बार से अधिक नहीं लगाना है, तो भाग गया आपका वापस 9 बार, 9 पंजो 45, शेषफल कितना आया 11। तो यहाँ पर भाग गया 9 बार, और शेषफल क्या आ गया 11 आ गया, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए फिर से आपका नया भाज्य कितना आएगा, नया भाज्य आपका जाएगा 116 - 9 गुणा 9, वापस लिखा आपने 9 गुणा 9, 116 - 81 घटाने पर क्या आएगा 5, फिर यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कितना बचा 35 बचा आपके पास। अब 35 में फिर से क्या करना आपको, जो 5 है उसका भाग लगाना है, तो 7 पंजो 35, शेषफल 0, तो भाग चला गया 7 बार, और शेषफल आ गया 0। अब देखिए जब आप इसमें जो आपका शेषफल प्राप्त होगा आगे रिमाइंडर, तो आएगा 0, 4 - 7 गुणा 9, तो 4 माइनस और 7 9 कितने होते हैं 63 होते हैं। तो देखो संख्या ऋणात्मक आ रही, ऋणात्मक कभी होता नहीं है, तो इसलिए आपको भाग यहाँ पर कम करना पड़ेगा। भाग दिया आपने 6 बार, और 6 पंजो 30, शेषफल आ रहा है 5, तो भाग 6 बार गया, शेषफल कितना है आपका 5 आया। अब जो नया भाज्य आपका यानी जो शेषफल आपका है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ देखो 5 लिखा मैं, ठीक है ना 5, तो 54 माइनस यहाँ पर आएगा 6 गुणा 9, 6 गुणा 9, तो 54 - 54 यानी कितना आ गया 0। और आप जानते हैं 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 क्या आ गया मेरे पास है शेषफल। तो अब आपको लिखना है भागफल, तो मेरे पास कितना आ रहा है 996, और शेषफल मेरे पास कितना आ रहा है 0। ये आपका था कौन सा सवाल है, जो आपने अभी पढ़ा है, कौन सा प्रश्न संख्या 18 था, जो आपने पूछा था, उसको मैंने अभी आपसे करवा दिया है इस तरह से। तो इस सवाल को आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम आगे जो अपनी प्रश्नावली है 1.2, उसमें जो घनफल की संक्रियाएं हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो आप घनफल की संक्रियाएं, जिसमें आप कुल 3 प्रकार के जो सवाल है वो सीखने वाले हैं कि 3 तरह से आपको घनफल है वो प्राप्त करना है, और कैसे प्राप्त करना है उन सब के बारे में आप अभी देखो प्रश्नावली 1.2 को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें आगे अब सबसे पहले सीख रहे हैं निखिलम विधि से घनफल प्राप्त करना, यानी आप लिखोगे निखिलम विधि। तो देखो निखिलम विधि में आपको ध्यान रखना है, हम ले रहे हैं यहाँ पर 14 का में क्यूब करना है, तो आधार मानना पड़ेगा 10 हो गया यहाँ पर आधार, उपाधार इसमें है नहीं, और विचलन कितने का आ गया 4 का। और देखो मैंने घनफल का आपको उस टाइम फॉर्मूला लिखाया था, जो क्या था उपाधार का स्क्वायर, यानी अगर उपाधार है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, फिर इंटू संख्या प्लस विचलन गुणा 2, फिर ओब्लिक में उपाधार गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और बाद में आएगा विचलन का क्यूब। अब देखो यह हमारे पास उपाधार तो है नहीं, तो ये स्टेप तो पट गई आपकी। अब मेरे पास संख्या कितनी है 14 है, विचलन कितना है 4 गुणा में 2, ओब्लिक बाद में फिर से उपाधार नहीं है तो 3 आ गया, और विचलन कितना है 4 का स्क्वायर, फिर आएगा 4 का क्यूब। अब इसको सरल करो, तो 14 + 8
उधर आ रहा है मेरे पास 3 गुणा 16, फिर आ रहा है 16 चौके 64। अब इनको देखो जोड़ने पर मान आ गया मेरे पास 22, फिर आ रहा है 16 3 48, उसके बाद में आ रहा है 64। अब देखिए आपने इनको यहाँ तक लिख लिया है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें सबको सिंगल करना है क्योंकि 1010 है ना, तो सबको सिंगल करना पड़ेगा। तो ये 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो पहले मेरे पास मान आ रहा है कितना 4, फिर 6 और 8 कितने हो गए 14, असल 1 यानी 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, फिर आ गया 2 का 2 यानी 27 44। ठीक है ना। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो इसका घनफल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। कितने का 14 का घनफल, यानी 14 का आप क्यूब करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, ये संख्या आएगी। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, 14 का क्यूब आपने प्राप्त कर लिया है। एक सवाल आप इसमें चलो और देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर इसमें सेकंड की, यानी आपको 97 का क्या निकालना है, घनफल प्राप्त करना है। तो देखो जैसे आपको 97 का क्यूब करना है तो इसमें आप आधार क्या मानेंगे, क्योंकि संख्या 100 के नज़दीक, इसलिए आप क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। यहाँ पर संख्या 100 के नज़दीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर आधार है वो आपने क्या मान लिया है 100 मान लिया है। अब देखिए इसका जो विचलन है, तो देखो ये 100 से 3 कम पड़ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर विचलन आ गया माइनस का 3, उपाधार इसमें है नहीं। अब अपना रूल लगाओ आप, यानी 97 का आपको करना है क्यूब। तो देखो जब आप इसमें 97 का क्यूब करते हैं तो देखो आपके पास इसमें ये कंडीशन आएगी। तो देखो इसमें आपको अपना रूल लगाना है, उपाधार नहीं है तो ये हट जाएगा कॉलम आपका। केवल संख्या कितनी है 97 प्लस विचलन कितना है माइनस का 3 और गुणा में क्या आ रहा है 2, और उसके बाद में आपने लगा दिया यहाँ पर ओब्लिक। फिर आपको क्या करना है, उपाधार फिर से नहीं है 3 आएगा, विचलन का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, बाद में आएगा -3 का क्यूब। सारा मान रख दिया आपने। अब देखो यहाँ तो मेरे पास क्या है 97 और माइनस का 6, फिर यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 3 × 9, उसके बाद में आ रहा है 27 किसका माइनस का। ठीक है ना। अब देखो ये जब आप 97 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास मान आएगा 91, और यहाँ पर मेरे पास आएगा 9 × 27, फिर आगे आ रहा माइनस का 27। ठीक है ना। आपने देखो इसको यहाँ तक लिख दिया है। अब देखो ध्यान से, संख्या कभी भी आपके पास ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो उसको आप क्या बनाएंगे धनात्मक। तो देखो धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक संख्या को आपको उधर भेजना पड़ेगा, और एक संख्या का कितना बनेगा, जो अपना आधार है उसके बराबर अंक बनेंगे। तो यहाँ 91 तो आ रहा है सेम, यहाँ पर 26 रह गया क्योंकि एक संख्या उधर चलेगी आपकी, तो हो गया 100 - 27, और मेरे पास आ रहा है कितना 91 26, और यहाँ पर आ गया कितना 63 आ गया है। और इनको दे लेना कि अभी कितने बचे, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप इनको लिख देना। जब आप 100 में से 27 घटाते हो तो कितना बचेगा यहाँ पर, सॉरी 73 बचेगा। ठीक है ना, ये 73 बचने वाला है। अब आधार 100 होने का मतलब यहाँ पर दोनों अंक आपके बिल्कुल क्या हो गए, 2 2 हो गए, यानी सभी को आपको 2 अंकों के डिजिट में मानना है। तो सीधा आंसर आपका आ गया 91 26 और 73। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो 97 है उसका आप क्यूब प्राप्त कर सकते हो, जो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब हम इसके जो बाकी दोनों पार्ट है वो आपको करने हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना। तो उपाधार अगर आ जाए तो यहाँ आगे इसके गुणा में जाएगा, ठीक है ना, यहाँ उपाधार का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर उपाधार खुद गुणा में आ जाएगा। अगर होगा तो, नहीं हो तो नहीं आएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो आपकी अगली विधि है उसकी हम बात कर रहे हैं उपसूत्र अनुरूपेण विधि। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है उसमें आपको क्या निकालना है, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल। इन्हें आपको लिखना है उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल आपको प्राप्त करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं क्या लेते हैं, 16 का क्यूब करते हैं। ठीक है ना, ये आपको प्राप्त करना है। अब इसका तरीका देखिए, इसमें आपको 4 खंड बनाने हैं, खंड फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और उसके बाद में फोर्थ। ये बना दिया आपने। अब क्या करना, पहले आपको जो दाहिने का अंक है उसका क्यूब करना है, फिर दाएं का स्क्वायर करना है और साथ में इकाई का अंक लिखना है, फिर दाएं का अंक लिखना है और इकाई का स्क्वायर करना है, बाद में इकाई का क्यूब। यानी आप यहाँ दाएं का क्यूब करते करते तो घटता जाएगा आपका मान, और ये आपका मान वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। अब ये तो आएगा बिल्कुल 1, ये आएगा 6 सल करने पर, ये 36 आएगा, ये 216 आएगा। अब आपको करना क्या, जो बीच वाले अंक है उनमें आपको दोनों का डबल जोड़ना है, इसमें आपको 72 जोड़ना है। समझ में आ गई बात। ये 6 तो 6 में 6 का डबल यानी 12 जोड़ना है, तो 36 में 36 का डबल यानी 72 जोड़ना है। अब ये तो आ जाएगा मेरे पास 1, ये आ गया 18, और वो मेरे पास कितना आ गया 8, यानी 108 आ गया। उसके बाद में 216। ठीक है ना। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, जो उपसूत्र अनुरूपेण विधि होती है
उसमें हमेशा आपका आधार कितना रहता है, बिल्कुल उसका आधार 10 रहता है। जब आधार 10 रहता है तो इन सबको आपको इधर लेके आना पड़ेगा। तो इधर लाने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधा जोड़ लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 1 है तो 1 अंक आपको उधर बाहर निकालना, तो 8 यहाँ पर 1 यहाँ पर आ गया, तो इसमें भी आपको 1 अंक बाहर निकालना है, तो 0 और 1 आ गया। फिर 6 यहाँ पर, 1 और 2 यहाँ पर। अब इनको जोड़ लो आप, 6 9 10 फिर 4, यानी मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4096। ठीक है ना। तो ये सवाल आपको इस तरह से उप सूत्र अनुरूपण विधि द्वारा हल करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक प्रश्न आप इसमें चलो और देख लो। जैसे मैं इसमें 28 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो देखो आप प्रश्न संख्या 28। तो देखो 28 नंबर प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, आपको 52 का घनफल प्राप्त करना है, यानी आप लिखोगे 52 का क्यूब। ठीक है ना। तो इसका देखो वही तरीका होता है, 4 खंड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 आपने इसके 2 खंड है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब इसमें क्या करना आपको, पहले मेरे पास दाई का अंक 5 है तो आपको लिखना है यहाँ पर 5 का क्यूब। उसके बाद में 5 का स्क्वायर और 2 की घात है 1, फिर 5 की घात 1 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 का क्यूब। ऐसे लिखना आपको। अब जो 5 का क्यूब होता है वो जानते हैं 125 होता है, और उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये आ रहा है 2, यानी पूरा क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, सीधा में लीजिए 50। फिर आपका ये 4 पंजे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और उसके बाद में आ रहा है कितना 8। तो ये आपने अभी क्या लिख दिया है, इस तरह से जो आपके मान है वो आपने लिख दिए हैं। अब करना क्या, देखो बीच वाला जो अंक आपका है उसका डबल जोड़ना है, इसमें प्लस 100 जोड़ना है, इसमें प्लस 40 जोड़ना है। अब देख इसका जोड़ कैसे आएगा, ये तो आ रहा है 125 और ये मेरे पास आ गया कितना 150, ये मेरे पास आ रहा है कितना 60 और ये मेरे पास कितना आ रहा है 8। तो ये आपने इस तरह से लिख दिया है। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, मैंने बोल दिया इसका आधार हमेशा क्या रहता है 10 रहता है। जब आधार 10 रहता है तो सभी को आपको इनको सिंगल अंक के हिसाब से वैसे लाना है, यानी ये 6 इधर रहेगा, फिर 15 इधर रहेगा, ऐसे करना। ठीक है ना। तो इसकी बजाय आप सीधा क्या करें, इनको जोड़ लेंगे ऐसे। पहले आपने लिखा 125, फिर देखो 150 में आप 0 को इधर लिख दो और बाकी सबको इधर 5 और 1, फिर 60 में 0 को इधर लिख दो और बाकी 6 को यहाँ पर, 8 में 8 को इधर लिख दो और बाकी सबको यहाँ पर। अब इनको जोड़ दो आप, तो 8 0 6 10, फिर आगे लेकर है ना 3 1 4 और 1, यानी मेरे पास क्या आ गया अभी, ये इसका जो मान है वो 14 0 6 0 8। इस तरह से आप जो इसका मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने भी क्या प्राप्त किया है, जो 52 है उस 52 का आपने क्यूब प्राप्त किया है। अब देखो आप नेक्स्ट आगे अगली जो विधि है उसके बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं, सूत्र एकाधिकरण पूर्वणी के द्वारा घनफल प्राप्त करना। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो मैंने लिखा होगा आपको, घनफल बराबर दाई का स्क्वायर इंटू दाई प्लस 1 ओब्लिक दाई का स्क्वायर इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू दाई इंटू इकाई का स्क्वायर ओब्लिक इकाई का क्यूब। ठीक है। और इसमें विचलन निकालने का अपने आप में एक अलग स्वतंत्र फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है 3 गुणा इकाई माइनस 10। और यहाँ पर जो विचलन का मान है वो आपका धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है, किसी भी तरह से आपके पास तो यहाँ पर विचलन है वो आ सकता है। देखो मैं अगर इसमें पहले देखो 45 की अगर बात करूँ, मेरे को 45 का क्यूब करना है, तो यहाँ देखो इसका विचलन क्या देगा मेरे पास 3 गुणा 5 माइनस 10, यानी मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त किया, इसका जो विचलन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए अगर आप इसमें घनफल की बात करें तो आप लिखोगे 45 का क्यूब बराबर, तो यहाँ देखो फॉर्मूले के अनुसार आपको सारा मान रखना है। तो दाई का मान मेरे पास कितना है 4 है, फिर 4 में आपने एक अधिक कर दिया 5 हो गया। उसके बाद में दाई का आपने क्या कर दिया है, ये हालांकि इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, ये दाई का स्क्वायर है। फिर वापस क्या आएगा दाई का स्क्वायर आ गया, और इंटू विचलन क्या है मेरे पास 5, फिर ओब्लिक में 3 इंटू दाई का मान क्या है 4, और इकाई का मान मेरे पास क्या रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर बाद में 5 का क्यूब। अब इसको सल करोगे आप, तो ये 16 इंटू आ रहा है 5, ये 16 इंटू आ रहा है 5, ये 12 इंटू आ रहा है 25, और ये आ रहा है 125। अब इसको सल करने पर 16 पंजे 80 हो गए, ये भी 16 पंजे क्या हो गए 80 हो गए हैं। उसके बाद में 12 पंजो 60, 6 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए 30 हो गए, और उसके बाद में आ रहा है 125। मैंने बोल दिया आपको इसमें जब आप वर्ग करते हो तब तो वहाँ पर आधार का रूल लागू नहीं होता है, लेकिन जब आप इसका घनफल करते हो तो हमेशा याद रखना है इसका आधार हमेशा क्या रहता है 10 रहता है। जब आधार 10 रहता है
तो सबको आपको इनको सिंगल अंक करना है। सिंगल अंक करने का मतलब ये 12 इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी वजह हम क्या करें, इसको जोड़ लेंगे। और जोड़ना कैसे आपको, यानी पहले आप लिख दो 80 यहाँ पर, फिर एक संख्या बाहर छोड़नी है और एक 8 यहाँ पर, फिर एक संख्या बाहर, फिर बाकी दोनों यहाँ पर, फिर एक संख्या बाहर, बाकी दोनों यहाँ पर। अब इनको आप जोड़ लो तो 5 2 1 11 से लेकर ये भी 9। तो आपका जो उत्तर वो कितना आ गया अभी यहाँ पर 9 1 1 2 5। इस तरह से जो आप इसका घनफल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी ये सब आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको मैंने समझाया है। केवल जब आधार 10 हो तो एक सिंगल अंक आप उधर दाएं पक्ष में निकाल दो, बाकी सारे इधर लिख दो। तो इस तरह से आपको ये सूत्र एकाधिकरण प्रमेय के द्वारा जो घनफल है वो आपको प्राप्त करना था। अब आगे हम इसमें एक पार्ट चलो और कर लेते हैं ताकि आपको ये बात पूरी है वो समझ में आ जाए। तो हम देखो अभी एक पार्ट चलो और ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो हम इसका लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है इसका सेकंड पार्ट है, चलो थर्ड मान लो कोई बात नहीं, आप एक ही बात है, थर्ड पार्ट कराएंगे आपको नहीं, चलो उसका फोर्थ पार्ट कराएंगे आपको। चलो इसका तो 32 का क्वेश्चन हो देगा आप, ठीक है ना। इसमें 106 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा विचलन का मान। विचलन देखो इसमें ध्यान रखना, ये आपका इसमें आधार 10 होने का मतलब इकाई का अंक तो ये एक होगा, बाकी सारे आपके किससे माने जाएंगे, दहाई में ही माने जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपकी संख्या 3 अंक की 5 की कितनी की हो, वो सारे किस में काउंटिंग होंगे, वो दहाई में काउंटिंग होंगे। केवल एक इकाई का अंक को छोड़ना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसका आधार क्या रहता है 10 रहता है इसलिए। तो जब आप इसमें विचलन निकालोगे तो क्या आएगा इसका 3 × 6 - 10, यानी आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 6 3 18 माइनस यानी कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। अब देखो जब आप इसका घनफल प्राप्त करोगे इस मेथड से तो रूल के हिसाब से क्या आएगा आपके पास, पहले आएगा दहाई का स्क्वायर, तो दहाई मेरे पास है 10 तो 10 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद में 10 + 1 आ गया, उसके बाद में 10 का स्क्वायर आ गया, इंटू विचलन कितना है 8 आ गया, उसके बाद में 3 × दहाई का मान 10 है और इकाई का मान मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर, फिर बाद में आ रहा है 6 का क्यूब। अब देखिए इसको आगे सरल कैसे करना है, तो ये तो मेरे पास मान है 100 × 11 और ये मेरे पास है 100 × 8, फिर ये मेरे पास है 30 × 36 और उसके बाद मेरा 216। अब देखो इनको गुणा करवाते हैं, तो ये तो मेरे पास आ गया 1100, इनको गुणा करने पर ये मेरे पास आ रहा है 800 और ये मेरे पास आ रहा है 0 6 3 18 असल 1 और 9 1 10, 1080 आ रहा है, फिर बाद में आ रहा 216। मैंने बोल दिया आपको, मैंने क्या बता दिया है, इस घनफल में आधार हमेशा क्या रहेगा 10 रहेगा। तो 10 जब आधार रहेगा तो सबको सिंगल अंक बनाना है, तो ये 21 इधर आएगा, तो चाहे आप वो रूल लगा दो, या मैंने आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बता रखा है। पहले आप यहाँ पर लिख दो आप 1100, फिर देखो 800 में आपको एक अंक को बाहर लिखना है और बाकी सारे आपके इधर आ जाएंगे, फिर 1080 में आपका एक अंक इधर आ जाएगा और बाकी सारे आपके इधर आ जाएंगे, 216 में आपका 6 तो यहाँ आ जाएगा, फिर 1 और 2 यहाँ आ जाएंगे। अब इनको जोड़ लो आप, 6 1 फिर 10 असल 1 ये भी 1 फिर 9 1 और 1, तो आपके पास मान कितना आ गया है, यानी आप लिखोगे 1 1 9 1 0 1 6। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, इस संख्या का जो घनफल होता है वो आपने प्राप्त कर लिया है। और अब हम आगे किसकी बात करें हैं, इसमें देखो आपको भी एक पार्ट और करवा देते हैं ताकि आपको कोई प्रकार की यहाँ पर समस्या ना आए। तो अगर हम इसमें देखो एक पार्ट और की बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखो देख सकते हैं, जैसे मैं आपको इसमें करवाता हूँ 30 का जो सवाल है वो देख लो आप इसमें, और प्रश्न संख्या 30। तो देखो जब आप प्रश्न संख्या 30 को करते हैं तो देखो 30 के सवाल में क्या है उसको देखो एक बार आप। 30 में देखो मेरे पास क्या रहा है 73 है, आपको 73 का घनफल करना है। मैंने तरीका बता दिया आपको कि कैसे करना है इसका घनफल आपको। तो उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, विचलन निकालना पड़ेगा। तो विचलन कैसे निकलेगा, 3 × इकाई, इकाई का मान 3 है, यानी इस बार आपका आएगा माइनस में 1 आएगा। जो विचलन है उसका मान इस बार आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। फिर आप इसमें घनफल का रूल लगाएंगे, 73 का क्यूब क्या आएगा मेरे पास, नियम के हिसाब से दाएं का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर बाद में 7 + 1, उसके बाद में 7 का स्क्वायर, विचलन आ रहा है माइनस में 1, उसके बाद में 3 × दाई का मान कितना है 7, इकाई का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब। सारा मान रख दिया आपने।
यानी जैसा जैसा फॉर्मूला लिखा है, पहले आपने लिखा दाई का स्क्वायर इंटू दाई प्लस 1, फिर दाई का स्क्वायर इंटू विचलन यहाँ का माइनस का 1, फिर 3 इंटू दाई आपका रहा 7 और इकाई आपका रहा है 3 का स्क्वायर, बाद में इकाई का क्यूब का मतलब क्या होगा 3 का क्यूब। अब इसको देखो सॉल्व करो आप। ये तो मेरे पास है 49 गुणा 8, फिर है 49 इंटू माइनस का 1, फिर बाद में आ रहा है 21 गुणा 9, उसके बाद में आ रहा है कितना 27। ठीक है ना। अब देखिए ये तो गुणा करने पर आ रहे हैं 8 9 के 72, 7 8 100 के 32 और 7 कितने हो गए 39 हो गए। उसके बाद में इनको गुणा कराए तो माइनस का 49, इनको गुणा करने पर 9 एकम 9 9 दूनी 18, उसके बाद में 27। अब ध्यान दोगे मैंने आपको बता दिया कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर संख्या ऋणात्मक आ रही है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उसको पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, धनात्मक बनाना पड़ेगा। और धनात्मक कैसे बनाएंगे आप, इसका तरीका है कि आप एक संख्या अगर इधर लाओगे तो उसके 10 बनेंगे, लेकिन तो आपके पास तो 49 माइनस में है ना, तो आपको कम से कम 5 संख्या उधर भेजनी पड़ेगी, तब उनका क्या बनेगा 50 बनेगा। तो जब आप 5 संख्या को उधर भेजोगे इनमें से, तो यहाँ तो बचेगा मान आपका 387 बचेगा, जो 5 उधर चलेगा ना, और 5 उधर जाते उनका क्या बन गया है 50 माइनस में 49, फिर 189, उसके बाद में आ रहा है 27। अब यहाँ तो मेरे पास आ रहा है 387, यहाँ पर अब आ गया 1, फिर आ रहा है 189, उसके बाद में आ रहा है 27। अब मैंने आपको तरीका बता रखा है कि इसमें आधार 10 रहता है। आधार 10 रहने का मतलब 387 को लिख दो सेम, ये 1 इधर साइड में, यहाँ 0, 9 इधर साइड में, 8 और 1 यहाँ पर, फिर 27 में 7 इधर और 2 आपका यहाँ पर। अब इनको जोड़ लो, 7 फिर 11 असलेकारी भी, 10 असलेकारी है तो 9, फिर आ रहा है 8, उसके बाद में 3। तो आप कितना लिख दोगे 38 90 17 लिख दोगे आप, 38 90 17। तो ये इस तरह से क्या करना था आपको, इस संख्या का जो घनफल है वो आपको प्राप्त करना था। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घनफल के जो तीनों तरीके हैं वो आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके में या कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आपके हर एक कमेंट का उत्तर देने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।